राधे राधे। जय श्री कृष्णा। नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, एक बार फिर से आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल बी एस पॉलिटी क्रिकेट में मैं विश्वेंद्र पोद्दार हार्दिक स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे साथियों, राजस्थान जीके के अंतर्गत जो हमारी एमसीक्यू टेस्ट सीरीज चल रही हैं उनमें आज आपके राजस्थान के लोक देवता टॉप 20 एमसीक्यू कवर करने वाले हैं जो आरबीएसई बुक से रहेंगे, जो कि एक ऑथेंटिक किताब है। यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं कथन कार के न्यूनतम पैटर्न पर आधारित एमसीक्यू आपके लिए लेकर के आए, जो आपके लिए सभी कॉम्पिटिशन एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। देखिए, लोक देवता गोगा जी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है आपको। गोगा जी को गोरखनाथ और महमूद गजनवी के समकालीन माना जाता है। गोगा जी का अपने भाइयों अर्जन सुरजन के साथ गायों की रक्षा करते हुए युद्ध में वीरगति प्राप्त हुई। गोगा जी का जन्म स्थल शीश मेड़ी हनुमानगढ़ जिले के गोगा मेड़ी नामक स्थान पर स्थित है। तो उपयुक्त में से कौन सा कथन या कौन से कथन सत्य हैं आपको ये बताना है। एक दो, दो तीन, एक तीन, एक दो तीन सभी। जल्दी से जल्दी कमेंट कीजिए करेक्ट आंसर क्या रहेगा इसका। तो देखिए, जिस पहला कथन है गोगा जी गोरखनाथ और वैद्युत जड़मी के समकालीन माने जाते हैं, ये सही है। दूसरा भी सही है, गोगा जी का अपने भाई अर्जुन सुरजन के साथ गायों की रक्षा करते हुए युद्ध में वीरगति प्राप्त हुई, ये भी सही है। लेकिन तीसरा है, ये कथन यहाँ पर गलत रहेगा, इसलिए आंसर ऑप्शन ए करेक्ट आंसर रहेगा। गोगा जी का जन्मस्थल शीश मेरी हनुमानगढ़ जिले के गोगा मेडी नाम के स्थान पर स्थित है, ये गलत रहेगा, क्योंकि गोगा जी का जन्मस्थल शीश मेरी हनुमानगढ़ में नहीं है, बल्कि कहाँ पर है, चूरू। कहाँ पर है ये, चूरू में है शीश मेरी। जबकि गोगा मेडी की बात करें, जो गोगा मेडी स्थल है, ये क्या है, हनुमानगढ़ जिले में कहाँ पर स्थित है, और चूरू में, ये ददरेवा, ये भी ध्यान रखना, ददरेवा चूरू गोगा जी का जन्म स्थल है, जिसे शीश मेड़ी कहा जाता है। गोगा मेड़ी हनुमानगढ़ जिले में स्थित है, जो कि गोगा जी का समाधि स्थल है। क्या है, समाधि स्थल, जिसे धुरमेड़ी भी कहा जाता है। क्या कहते हैं, धुरमेड़ी। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, गोगा जी की पूजा और मान्यताओं के संबंध में दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। भाद्रपद शुक्ल नवमी को संपूर्ण राजस्थान गोगा नवमी के रूप में मनाया जाता है। गोगा जी के पूजा स्थल प्राय गांव में खिजड़ी वृक्ष के नीचे होते हैं, जहाँ पत्थर पर सर्प की मूर्ति उत्कीर्ण होती है। गोगा जी को जात पीर के नाम से भी पूजा जाता है। हिंदू इन्हें नागराज का अवतार मानते हैं। तो उपयुक्त में से कौन से कथन सत्य हैं, ये आपको यहाँ पर बताना है। केवल एक दो, केवल दो तीन, एक तीन, एक दो तीन। तो ऑप्शन ए बी सी डी में से कौन सा आंसर राइट रहेगा, जल्दी से जल्दी कमेंट कीजिए। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। दो और तीन सही हैं, लेकिन पहला ये गलत है। भाद्रपद शुक्ल नवमी को संपूर्ण राजस्थान गोगा नवमी मनाई जाती है, ये गलत रहेगा। ये शुक्ल नवमी नहीं है, ये क्या है, कृष्ण नवमी। भाद्रपद कृष्ण नवमी को गोगा नवमी मनाई जाती है, ना कि शुक्ल नवमी को। तो बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, बिश्नोई संप्रदाय के प्रवर्तक जम्बोजी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जम्बोजी का जन्म 1451 में नागौर जिले के पीपासर गांव में हुआ। एक पवार वंशीय राजपूत परिवार में हुआ था। इन्होंने बीकानेर के समराथल नामक स्थान पर बिश्नोई संप्रदाय का प्रवर्तन किया। जम्बोजी ने अपने अनुयायियों को आश्रय हेतु कुल 36 सिद्धांतों का पालन करने का आदेश दिया। तो व्यक्ति में से कौन सा या कौन से कथन सत्य हैं, आपको ये बताना है। ऑप्शन ए बी सी या डी, कौन सा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर कौन सा रहेगा मेरे प्यारे साथियों, तो वो रहेगा आपका ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन एक और दो कथन है सही है। जम्बोजी का जन्म 1451 के नागौर जिले के पीपासर गांव में हुआ। पवार वंशीय राजपूत परिवार में हुआ था, यानी पीपासर नागौर में जम्बोजी का जन्म हुआ था 1451 में। परिवार कौन सा था, पवार वंशीय। बीकानेर के समराथल नामक स्थान पर इन्होंने बिश्नोई संप्रदाय का प्रवर्तन किया। जम्बूजी अपने अनुयायियों को आश्रय हेतु कुल 36 नियम दिए, ये गलत रहेगा। जम्बूजी ने बिश्नोई संप्रदाय कहलाता है, 29 नियम दिए थे। कितने दिए थे, 29 नियम, ना कि 36। ध्यान रखना, 29 नियम दिए थे, इसलिए इसे बिश्नोई भी कहा जाता है। जम्बोजी से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पर्यावरण के प्रति गहरे लगाव के कारण जम्बोजी को पर्यावरण वैज्ञानिक के नाम से जाना जाता है।
सिंबुदड़ा कोंडा जम्बोजी द्वारा रचित प्रमुख ग्रंथ हैं। जम्बोजी की समाधि स्थल मुकाम कहलाता है, जहाँ वर्ष में 2 बार फाल्गुन और अश्विन को अमावस्या को मेला बढ़ता है। तो ऑप्शन ए बी सी डी में से कौन से कथन सही रहेंगे, आपको ये ऑप्शन में बताना है। जल्दी से जल्दी कमेंट कीजिए कौन सा कथन सत्य है यहाँ पर। देखिए जिस किसी का भी ऑप्शन यहाँ पर सी आ रहा है वो करेक्ट आंसर रहेगा। सिंबुदड़ा और कोंडा दूसरा ऑप्शन है यहाँ पर गलत रहेगा, पहला और तीसरा सही है, क्योंकि सिंबुदड़ा और कोंडा जम्बोजी द्वारा रचित ग्रंथ नहीं है। ये जसनाथ जी से संबंधित है। किससे? जसनाथ जी के ग्रंथ थे, ना कि जम्बोजी के। सिद्ध जसनाथ जी के संबंध में कथनों पर विचार करना है। इनका जन्म 1482 में बीकानेर के कथियासर गांव में हमीर जी जाटी जाड़ी जाट और रूपादे के यहाँ हुआ। यानी इनके माता का नाम हमीर जी जाड़ी जाट और माता थी रूपादे। जसनाथ जी ने बीकानेर के शासक राव लूणकर्ण को राजपद पाने का वरदान दिया था। जसनाथ जी के चमत्कारों से प्रभावित होकर मुगल बादशाह अकबर ने उन्हें कथियासर के पास भूमि दान में दी। तो यहाँ पर कौन से कथन सत्य हैं? ऑप्शन ए बी सी डी इनमें से आपको बताना है कौन से करेक्ट आंसर रहेंगे। जल्दी से जल्दी कमेंट कीजिए। देखिए यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर कौन सा रहेगा, तो वो हो जाएगा ऑप्शन 1 और 2 सही रहेंगे कथन, तीसरा कथन गलत है। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर यहाँ पर रहेगा। जसनाथ जी के चमत्कारों से प्रभावित होकर उन्हें कथियासर के पास भूमि दान अकबर ने नहीं दी थी। किसने दी थी? जहांगीर। जहांगीर ने दान में दी थी, ना कि अकबर ने। राजस्थान के लोक देवता संतों के संदर्भ में कथनों पर विचार करना है। लोक संत जम्बोजी जसनाथ जी परस्पर मिलन 1500 ईस्वी में हुआ। जसनाथ जी ने मात्र 24 वर्ष की अल्पायु में कत्यासर में जीवित समाधि ले ली। जसनाथ जी ने अश्विन कृष्ण सप्तमी को जीवित समाधि ग्रहण की। उपयुक्त में से कौन सा या कौन से कथन सत्य हैं, ये कमेंट में आंसर देना है आपको। जल्दी से जल्दी कमेंट कीजिए। ऑप्शन ए बी सी डी। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर कौन सा रहेगा? कथन 1 सही है और 2 सही हैं। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर रहेगा। जसनाथ जी ने अश्विन कृष्ण सप्तमी को जीवित समाधि ली, ये गलत हो जाएगा। कृष्ण सप्तमी नहीं है, यहाँ पर क्या है? शुक्ल सप्तमी को समाधि ली थी। राजस्थान के प्रसिद्ध गणगौर त्यौहार के संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए। गणगौर में गण भगवान शिव का, गौर शब्द माता पार्वती का प्रतीक है। यह त्यौहार चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से प्रारंभ होकर चैत्र शुक्ल तृतीया तक चलता है। इस अवसर पर पूजन हेतु होली की राख के पिंड बनाकर उन्हें जौ के अंकुरों के साथ पूजा की जाती है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए बी सी डी में से आपको कथन की पहचान करनी है, कौन से कथन सही हैं। देखिए यहाँ पर करेक्ट आंसर कौन सा रहेगा आपका। फर्स्ट सही है, गढ़ शिव का रूप है, गौर पार्वती का। इस अवसर पर पूजन हेतु होली की राख के पिंड बनाकर उन्हें जौ के अंकुरों के साथ पूजा की जाती है, ये भी सही है। तो 1 और 3 सही कथन हो जाएंगे। बी वाला है ये यहाँ पर गलत रहेगा, क्योंकि यह त्यौहार होली के दूसरे दिन चैत्र कृष्ण प्रतिपदा से प्रारंभ होकर चैत्र शुक्ल तृतीया तक चलता है। यहाँ पर शुक्ल दे रखा है, शुक्ल प्रतिपदा से शुक्ल तृतीया तक, जबकि होली के दूसरे दिन चैत्र कृष्ण प्रतिपदा से प्रारंभ होता है और चैत्र शुक्ल तृतीया तक चलता है, ध्यान रखना। इसीलिए ऑप्शन 2 यहाँ पर अब गलत रहेगा, दूसरा कथन। बी ऑप्शन आपका सही आंसर रहेगा। 1 और 3 सही है। तो यहाँ पर शुक्ल की जगह कृष्ण नाना है। यदि अभी तक आपने वीडियो लाइक नहीं किया तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ पर आपके लिए सभी कॉम्पिटिशन एग्जाम के लिए निःशुल्क टेस्ट सीरीज और क्लासेज हमारे यूट्यूब चैनल BS पॉलिटिकल पर आपके लिए निःशुल्क तैयारी करवाई जाएगी सभी कॉम्पिटिशन एग्जाम की। देखिए गणगौर की सवारी और परंपराओं के संबंध में कथनों पर विचार करना है। संस्कृति के अनुसार गणगौर का आरंभ माता पार्वती के गोने की स्मृति में हुआ था। उदयपुर की गणगौर की सवारी का रोचक वर्णन इतिहासकार कर्नल टोर ने किया। उदयपुर में गणगौर की सवारी राज प्रसाद से प्रारंभ होकर फतेह सागर झील तक जाती है। तो यहाँ से उपयुक्त कथनों की पहचान करनी है। ऑप्शन ए बी सी डी में से आपको आंसर देना है कि कौन से कथन सही रहेंगे। गणगौर की सवारी और परंपराओं के संबंध में कथन कौन से सही हैं। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर कौन सा रहेगा, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर रहेगा। 1 और 2 कथन यहाँ पर सही रहेंगे, लेकिन तीसरा ये गलत है। उदयपुर में गणगौर की सवारी राज प्रसाद से प्रारंभ होकर फतेह सागर झील के तट तक जाती है, ये गलत रहेगा।
ये कहाँ जाती है? गणगौर घाट तक। गणगौर घाट तक जाती है, ना कि फतेह सागर तक। टोंक जिले के डिग्गी कल्याण जी के मेले के संदर्भ में कथनों पर विचार करना है। डिग्गीपुरी में भगवान विष्णु के रूप राजा कल्याण जी का विशाल मेला प्रतिवर्ष श्रावण माह की पूर्णिमा को आयोजित होता है। डिग्गी कल्याण जी का मेला कब लगता है? श्रावण माह की पूर्णिमा को आयोजित होता है। राजा डिग्गव को अप्सरा उर्वशी के शाप के कारण कुष्ठ कोढ़ हो गया था। राजा डिग्गव का रोग निवारण हेतु समुद्र से बहकर आई भगवान विष्णु की प्रतिमा के दर्शन मात्र से संभव हुआ था। तो यहाँ पर कौन से कथन सही है? ऑप्शन ए, बी, सी, डी में से आपको आंसर देना है। टोंक में डिग्गी कल्याण जी का मेला भी बढ़ता है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर कौन सा रहेगा? तो वो हो जाएगा ऑप्शन बी, आपका करेक्ट आंसर रहेगा। 2 और 3 कथन यहाँ पर सही है, लेकिन पहला गलत है। डिग्गी में भगवान विष्णु के स्वरूप राजा कल्याण जी का विशाल मेला प्रतिवर्ष श्रावण माह की पूर्णिमा को लगता है। ये पूर्णिमा को नहीं लगता, ये कब लगता है? अमावस्या। ये अमावस्या को लगता है, ना कि पूर्णिमा को। करौली जिले में आयोजित होने वाले श्री महावीर जी मेले के संदर्भ में कथनों पर विचार करना है। महावीर जी का मेला कहाँ लगता है? करौली में, जहाँ पर लांगोदिया गीत गाए जाते हैं। यह मेला गंभीर नदी के किनारे चंदर गांव में प्रतिवर्ष चैत्र शुक्ल त्रयोदशी से वैशाख कृष्ण प्रतिपदा तक आयोजित होता है। यह चैत्र शुक्ल त्रयोदशी से प्रारंभ होगा, वैशाख कृष्ण प्रतिपदा तक चलता है। टीले की खुदाई से प्राप्त महावीर स्वामी की गहरे लाल रंग की भव्य प्रतिमा को सर्वप्रथम बसवा के जैन अमरचंद बिलाला ने पहचाना। मेले के परंपरा के अनुसार रथ यात्रा के शुभारंभ के समय रथ को सर्वप्रथम जैन मुनि द्वारा स्पर्श किया जाना अनिवार्य है। तो यहाँ से सही कथनों की पहचान करनी है। ऑप्शन ए, बी, सी, डी में से कौन से कथन सही रहेंगे? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन 1 और 2। 1 और 2 कथन यहाँ पर सही हो जाएंगे। तीसरा कथन यहाँ पर गलत है। मेले की परंपरा के अनुसार रथ के शुभारंभ के समय रथ को सर्वप्रथम जैन मुनि द्वारा स्पर्श कराया जाता है, ये गलत रहेगा। जैन मुनि द्वारा स्पर्श नहीं कराया जाता, बल्कि कृपादास चरमकार के वंशजों द्वारा स्पर्श करवाया जाता है, ना कि जैन मुनि द्वारा। राजस्थान की पारंपरिक पुरुष परिधानों पगड़ियों के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। प्राचीन काल में जनसाधारण में वस्त्रों का प्रचलन कम था, जहाँ पुरुष मुख्य रूप से धोती ऊपर ओढ़ने के लिए पछेबड़े का प्रयोग करते थे। राजस्थान में ऋतुओं के अनुसार अलग अलग पगड़ियों का रिवाज था, जैसे श्रावण में मदीर, दशहरे के अवसर पर लहरिया पहनी जाती थी। पगड़ी को अधिक आकर्षक और चमकीला बनाने के लिए सरपेज, दुगदुगी, लटकन, फतेहपेज जैसे आभूषणों का प्रयोग किया जाता था। तो यहाँ से सही कथनों की आपको पहचान करनी है, कौन से कथन सही रहेंगे। राइट आंसर आपको बताना है। देखिए कौन से सही रहेंगे यहाँ पर। ऑप्शन ए, बी, सी, डी, कौन सा आंसर राइट आंसर रहेगा? यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन 1 और 3 कथन सही रहेंगे। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए पहला कथन सही है, तीसरा सही है। दूसरा, श्रावण में मदील दशहरे पर लहरिया पहनी जाती है, गलत है। जबकि श्रावण महीने में लहरिया पहना जाता है और मदील दशहरे के अवसर पर पहनी जाती है। तो सेकंड ऑप्शन आपका गलत रहेगा। 1 और 3 यहाँ पर सही थे। लहरिया कब पहना जाता है? श्रावण महीने में, मदील दशहरे पर। शेखावाटी के प्रसिद्ध भित्ति चित्रों के संबंध में कथनों पर विचार कीजिए। शेखावाटी के भित्ति चित्रांकन पर सर्वाधिक प्रभाव मुगल शैली का पड़ा। इन चित्रों के कारण इसे ओपन आर्ट गैलरी कहा जाता है, ओपन आर्ट गैलरी के नाम से भी जाना जाता है। शेखावाटी क्षेत्र के भित्ति चित्रों में मुख्य रूप से कत्थई, नीले और गुलाबी रंगों की अधिकता से प्रयोग किया गया है। अधिक प्रयोग किसका हुआ है? कत्थई, नीले और गुलाबी। फ्रांस की नदीन ला प्रेंस ने फतेहपुर की हवेलियों के भित्ति चित्रों के संरक्षण हेतु विशेष सराहनीय कार्य किया। तो यहाँ पर सही कथन कौन से रहेंगे? ऑप्शन ए, बी, सी, डी में से आपको आंसर देना है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर रहेगा, कथन दूसरा सही है और तीसरा सही है। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। पहला कथन है ये यहाँ पर गलत रहेगा। शेखावाटी की भित्ति चित्र पर सर्वाधिक प्रभाव मुगल शैली का नहीं पड़ता, बल्कि किसका पड़ता है? जयपुर गैलरी, जयपुर गैलरी।
जयपुर शैली किसका सबसे प्रभाव देखा जाता है, ना कि मुगल शैली का। अगला क्वेश्चन, राजस्थान की प्रसिद्ध फर्श कला के संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए। फर्श चित्रण का मुख्य केंद्र भीलवाड़ा शाहपुरा कस्बा है, जहाँ छिपा जाति के जोशी चित्रों द्वारा यह कार्य किया जाता है। फड़ वाचन के समय भोपे पारंपरिक वस्त्र पहनकर केवल रावण हत्ता नामक के वाद्य यंत्र का प्रयोग करते हैं। फड़ चित्रों में पात्रों के भावों को दर्शाने के लिए रंगों का प्रतीकात्मक प्रयोग किया जाता है, जिससे राक्षसों के लिए काला और देवियों के लिए नीला। तो सही कथन कौन से हैं? ऑप्शन ए, बी, सी, डी में से आंसर देना है। जल्दी से जल्दी कमेंट कीजिए करेक्ट आंसर। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी। पहला कथन सही है और तीसरा भी सही है, लेकिन दूसरा कथन गलत है। फड़वाचन से भोपे पारंपरिक वस्त्र पहनकर रावण हत्ता नामक वाद्य यंत्र का भी प्रयोग करते हैं, ये गलत है, क्योंकि रावण हत्ता के साथ साथ वो जंतर वाद्य यंत्र का प्रयोग भी करते हैं। फड़ निर्माण की तकनीक और शैली के संबंध में दिए कथनों पर विचार कीजिए। फड़ निर्माण हेतु सर्वप्रथम मोटे सूती कपड़े रेजी रेजा पर गेहूं या चावल के मांड गूंद का कलफ लगाया जाता है। फड़ चित्रण में आकृतियों का आकार समान रखा जाता है ताकि संतुलन बना रहे। फड़ में सौर वीरता के प्रतीक के रूप में सिंदूरी लाल रंग का प्रयोग किया जाता है। उपरोक्त में से कौन सा कथन सत्य है? केवल 1, 2, केवल 1, 3, केवल 2 और 3, 1 और 1, 2, 3, कौन से कथन सही रहेंगे? जल्दी से कमेंट कीजिए। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर ऑप्शन बी सही आंसर रहेगा। 1 और 3 सही है। फड़ चित्रण में आकृतियों का आकार समान रखा जाता है, ये गलत है, क्योंकि मुख्य जो देवता होता है उसकी आकृति बड़ी रखी जाती है और अन्य की अनुपात में रखी जाती है। चूरू दुर्ग के ऐतिहासिक संघर्ष और विशेषताओं के संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए। चूरू दुर्ग का निर्माण 1739 में ठाकुर खुशहाल सिंह द्वारा करवाया गया। 1814 में बीकानेर की सेना के विरुद्ध युद्ध के दौरान गोला बारूद समाप्त होने पर यहाँ से शत्रुओं पर सोने के गोले दागे गए। इस दुर्ग की रक्षा हेतु जन सामान्य सेठ साहूकारों ने स्वेच्छा से अपनी धातु का योगदान ठाकुर को दिया। तो ऑप्शन ए, बी, सी, डी में से आपको बताना है कौन सा कथन सही रहेगा। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर 1 और 3 सी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। शत्रु पर सोने के गोले नहीं दागे गए थे, किसके दो गोले दागे थे? चांदी के। 1 और 3 सही है, दूसरा कथन यहाँ पर गलत रहेगा। अगला क्वेश्चन, अजमेर स्थित अकबर के दुर्ग के संबंध में कथनों पर विचार कीजिए। यह राजस्थान का एकमात्र ऐसा दुर्ग है जिसका निर्माण पूर्णतः मुस्लिम दुर्ग स्थापत्य पद्धति से किया गया है। 1576 में महाराणा प्रताप के विरुद्ध हल्दीघाटी युद्ध की अंतिम योजना इसी दुर्ग में तैयार की गई। ब्रिटिश राजदूत सर टॉमस रो मुगल सम्राट अकबर को अपना परिचय पत्र इसी दुर्ग मैगजीन में प्रस्तुत किया था। विकट में से कौन से कथन सत्य हैं? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर 1 और 2 कथन सही होंगे। ये ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। सी थर्ड वाला ये गलत रहेगा। सर टॉमस ने मुगल सम्राट अकबर को अपना परिचय दिया था, ये गलत रहेगा। अकबर को नहीं दिया था, किसको दिया था? जहांगीर को अपना परिचय उन्होंने दिया था। सिरोही क्षेत्र के प्रसिद्ध भाला नृत्य के संबंध में कथनों पर विचार कीजिए। यह गरासिया जनजाति के स्त्री पुरुषों द्वारा अत्यंत धीमी गति से किया जाने वाला एक सामूहिक नृत्य है। इस नृत्य के दौरान अर्धव्रत बनाए जाते हैं, जिसमें पुरुष अंदर में घेरे, महिलाएं बाहर के घेरे में रहती हैं। भाला नृत्य सबसे प्रमुख विशेषता, इसमें किसी भी प्रकार के वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं किया जाता। तो सही कथन की पहचान करनी है, ऑप्शन ए, बी, सी, डी में से। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन सी। 1 और 3 यहाँ पर सही रहेंगे। गरासिया जनजाति की स्त्री पुरुषों द्वारा अत्यंत धीमी गति से किया जाने वाला सामूहिक नृत्य है। भाला नृत्य की सबसे विशेषता, इसमें किसी भी प्रकार के वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं होता। लेकिन दूसरा गलत है, इसमें अर्धव्रत बनाए जाते हैं, जिसमें पुरुष अंदर घेरे में, महिलाएं बाहर होती हैं। जबकि पुरुष कहाँ होते हैं? बाहर होते हैं, और महिलाएं अंदर होती हैं। राजस्थान के व्यवसाय के लोक नृत्य भवाई के संबंध में कथनों पर विचार कीजिए। 7-8 मटके सिर पर रखकर नाचना, कांच के टुकड़ों पर नृत्य करने के लिए प्रसिद्ध है। रूप सिंह शेखावत, दयाराम, तारा शर्मा इस नृत्य शैली के प्रमुख कलाकार हैं। यह नृत्य मुख्य रूप से मारवाड़ क्षेत्र में सकरिया, सूरदास, ढोलामारू नाच के रूप में लोकप्रिय है।
उपरोक्त में से कौन सा या कौन से कथन सत्य हैं ये आपको बताना है यहाँ पर। ऑप्शन 1, 2, 2, 3, 1, 3, 1, 2, 3। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर ऑप्शन ए करेक्ट आंसर रहेगा। यह 7-8 मिनट के सिर पर रखकर नाचना और खासी रोड पर नृत्य करने के लिए प्रसिद्ध है। भवाई नृत्य रूप सिंह शेखावत, दयाराम ताराशर्मा इस नृत्य शैली के प्रमुख कलाकार रहे हैं। लेकिन तीसरा गलत है, यह नृत्य मुख्य रूप से मारवाड़ क्षेत्र में सकरिया, सूरदास, ढोलामारू नाच के रूप में लोकप्रिय है। गलत रहेगा, मारवाड़ क्षेत्र नहीं रहेगा, ये किसका है, मेवाड़ क्षेत्र से संबंधित है भवाई नृत्य, ना कि मारवाड़ से। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के जय हिंद, राधे राधे, जय श्री कृष्ण।